हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फिजिक्स फर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज अपन केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो करेंगे, ठीक है ना। अपन ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके जिसमें सारे बेसिक चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री की अपन ने कवर कर लिया है। बेसिकली बचा लोग अपन फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जो आपको फार्मूला सीट के फॉर्म में याद करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको इन फार्मूला सीट का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो अपन अब शुरू करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है गाइस अपना मोल कंसेप्ट, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे करके अपन पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। देखो मोल कंसेप्ट में अपन देखते हैं, एक बार इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने को याद रखना है, दो चीज़ें आती है। एक होता है सर एनटीपी, क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है। देखो एनटीपी में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें होता है 298 केल्विन, 273 केल्विन। इसमें एक एटीएम और एक इसमें एक बार। देखो एसीटोन बार बार आता है CH3CO CH3, और एक आता है यूरिया NH3CO NH3, जो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेकंड लाइन ही में ही दे रखा है एनसीईआरटी में गाइस, ठीक है ना। अब कुछ लॉज आते हैं जो केमिकल कंपोजिशन के, कौन कौन से। एक तो मास कंजर्वेशन का लॉ बोलता है आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में है ना, जो मास हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ मास लॉस हो जाता है गाइस, ठीक है। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का लॉ बोलता है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि H2 हो गया, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स का रेशियो है ना वो फिक्स रहता है, उसको आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अपन H2 वाटर को या तो रिवर से कलेक्ट करें या फिर ट्यूबवेल से कलेक्ट करें, हमेशा वाटर में 2 हाइड्रोजन के एटम और वन ऑक्सीजन का एटम ही रहेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का गाइस, ठीक है। थर्ड लॉ आता है गाइस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसका में क्या होता है कि देखो जब एक एलिमेंट है ना, जो सेकंड एलिमेंट के साथ मिलके मल्टीपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, खूब सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो एक फिक्स रेशियो, मास के एक फिक्स रेशियो में ही ऐड होते हैं गाइस। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, आपस में मिलके मल्टीपल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, CO2 CO, ये सब चीज़ें। तो ये ना कार्बन के एक फिक्स मास के एक फिक्स रेशियो में ऐड होते हैं। जैसे देखो इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, फिर 3 ऑक्सीजन है, ऐसे करके, ठीक है ना गाइस। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। ये लॉज है ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक एक बार देख लो इनको, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट आओगाद्रो और गैलुसेक के लो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो देख लो आप। एक होता है गैलुसेक लो। देखो गैलुसेक लो क्या बोलता है कि सेम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में ना गैसेस रिएक्टेंट विद सेम रेशियो, ठीक है गाइस। इसको आप ऐसे समझो आप, तो ठीक है ना, कि यदि कोई भी स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस में यदि गैस दे रखी है, रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो वहाँ मोल्स की जगह अपन गैस है उसका वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप सीधा सा फंडा याद रखो, ठीक है ना। अपन वहाँ ऐसे करते हैं ना, एक मोल H2 रिएक्ट करेगी 1 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ ना डायरेक्ट अपन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि 2 लीटर नाइट्रोजन रिएक्शन करेगी 2 लीटर हाइड्रोजन के साथ, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गया गैलुसेक लो। फिफ्थ लो, सबसे इंपॉर्टेंट लो आता है, वो आता है आओगाद्रो लो। आओगाद्रो लो क्या बोलता है गाइस कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन में सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, मतलब डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसमें उस वॉल्यूम में मोलिक्यूल्स के नंबर और मोल्स के नंबर हमेशा सेम होंगे, ठीक है ना। मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको कि टेम्परेचर और प्रेशर की तो बोल रहा है कि ये तो दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब दे रखा है एक गैस A1 की V वॉल्यूम है और एक गैस B की V वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इनमें जो मोल होंगे ना वो Na और Nb, ये भी सेम होंगे गाइस, ठीक है। मोल और मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, मोल और मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। देखो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है गाइज, ये आप बार बार ही देखोगे, ठीक है। मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, आपको वेपर डेंसिटी दे रखा होगा, उससे आप मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी होता है कि टोटल एटम इन ए मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल है देखो H2CO3, इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 3 5 और 1 कार्बन है, तो 6, ठीक है ना, 6 एटम है इसमें टोटल, ये हो गया। अब देखो मोल क्या होता है गाइस, मोल होता है, या तो आप ऐसे समझ लो आपके 12 ग्राम ऑफ C12 से, ठीक है ना। एन होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होगा ना, तो ये देखो ये 12
और ये 12 ऐसे करके, ठीक है। ये इससे डिफाइन किया गया है रेफरेंस लेके कार्बन 12 से लेके। लेकिन इसका अपन जो बेसिकली फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं ना, वो 3 फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, आवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एक तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, या फिर अपन करते हैं मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यदि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये केजी में तो ये भी केजी में, ठीक है ना। थर्ड वाला यूज़ करते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये ओनली फॉर गैस के लिए अप्लाई होता है गाइस, ठीक है ना, ओनली फॉर गैस को। देखो यदि एक एटम का वेट अपन लिखते हैं ना तो वो AMU में होता है। लेकिन जब अपन एक मोल एटम का वेट लिखते हैं तो वो ग्राम में होता है। वो कैसे होता है? जब अपन AMU को मल्टीप्लाई करते हैं ना Na से, तो इक्वल टू ग्राम होता है गाइस, ठीक है ना। मतलब एक एटम का वेट AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट्स में, ठीक है। और जब अपन एक मोल एटम का वेट ज्ञात करते हैं, लिखते हैं ना, तो अपन उसको ग्राम में डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि AMU इक्वल टू Na इक्वल टू ग्राम हो जाता है गाइस, ठीक है। वैसे ही अब देखते हैं, 2 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। एक तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी वाला, जो आपको ऊपर भी बताया गया। दूसरा एक ये भी फॉर्मूला आता है, इसको डूमास मेथड बोलते हैं शायद, कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है 6.4 कैलोरी। और ये होता है सॉलिड और मेटल्स के लिए, ठीक है ना। आप याद रखो, कई बार दे रखा होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा होता है और आपको एटॉमिक मास पूछ लेता है, तो कैसे निकालोगे आप? ऐसे करके निकाल लोगे गाइस, ठीक है ना। आगे देखो, इफ डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, देन इस कंडीशन को बोलते हैं अपन आइसोमोर्फिज्म। मतलब अलग अलग कंपाउंड है लेकिन वो बाहर से सेम से ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग कंपाउंड है लेकिन बाहर से सेम दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन आइसोमोर्फिज्म, ठीक है ना, समाकृति, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो इसका, FeSO4.7s2, ZnSO4.7s2, MgSO4.7s2। देखो सेम से लग रहे हैं ना, सब में 7s2s2 है, SO4 है, लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग है ना। देखो इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, इसको बोलते हैं इप्सम विट्रियोल, ठीक है ना। आप इनको सब चीज़ों को याद रखना, इप्सम सोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप इनको याद रखना, क्योंकि ये आपको मेटलर्जी में भी काम आएंगी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम आएंगी बार बार। अभी से थोड़े ऐसे जो फॉर्मूलाज के नाम याद रखोगे ना, तो आगे तक आपको हेल्प मिलती जाएगी। देखो ऐसे ही एलिमेंटल पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकता है, जैसे फोस्फोरस आ गया। फोस्फोरस वाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है, रेड भी आता है, ठीक है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है KNO3, इसको बोलते हैं इंडियन सोल्ट पीटर, और NaNO3 को बोलते हैं चिली सोल्ट पीटर। ये आपके एस ब्लॉक में भी आएगा, आपके मेटलर्जी में भी आएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। देखो स्टोइकियोमेट्री हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शंस की देखते हैं अपन। स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझ रहे हो क्या आप? क्या होता है कि 2A + 3B = 4D, ऐसे कोई लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस मान लो पहले तो अपने को देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। ये बैलेंस है, अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, मैंने तो आपको एग्जाम्पल लिखा है। आप जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना होता है आपकी ये बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है गाइस? देखो ऐसे समझो कि अपने को ना हलवा बनाना है, ठीक है। अब हलवे में अपने को क्या क्या चाहिए? हलवे में चाहिए अपने को शुगर चाहिए एक तो, ठीक है। एक अपने को आटा भी चाहिए, ठीक है। और एक अपने को घी चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए और घी चाहिए होता है, ठीक है। अब किसी ने बोला आपको कि आप हलवा बनाते जाओ जब तक आपके पास ये इंग्रेडिएंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले मान लो आपके पास चीनी खत्म होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या खत्म हो गया? अपना शुगर खत्म हो गया। तो अब अभी क्या बचा? अपने पास आटा बचा है और घी बच गया है। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? ये शुगर आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया गाइस, क्योंकि अब है ना, अब यदि आपके पास शुगर और ऐड होगा तो आप और हलवा बना पाओगे, नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले फिनिश होता है ना, उसी को अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो जो सबसे पहले फिनिश हो रहा है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्शन है ना, इसी के बेसिस पे आगे चलती है। यदि ये और ऐड होगा तो आगे रिएक्शन काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है ना। देखो ये कैसे निकालते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट की? मोल गिवन, ठीक है ना। सारे रिएक्टेंटों के आप मोल गिवन देख लो, मोल कि कितने कितने मोल है, और उसको ना अपन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट मतलब जो एक के आगे जो लिखा हुआ है ना, 2 या 3 या 4, ये होते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इससे अपन इसको डिवाइड कर दो, जिसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट है गाइस, ठीक है ना। फिर जब लिमिटिंग रिएजेंट अपने को पता चल जाएगा ना, तो फिर अपन देख लेते हैं कैसे। मान लो अभी यहाँ अपने को पता चल गया कि A लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अब ऐसे देखेंगे कि 2A से 3D रिएक्शन कर रहे हैं और 2A से 4
4D इधर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जब आप इन स्टोइकियोमेट्री आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो देखते हो ना कि इसके इतने रिएक्शन से इतने बनते हैं, तो अपन लिमिटिंग रिएजेंट को ही कंट्रोल में ले लेते हैं, उसी को हेड बना लेते हैं कि पूरी रिएक्शन को अपन इसी के बेसिस पे देखेंगे। ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ जाओगे गाइज, ठीक है। अब देखो परसेंट प्योरिटी क्या होती है गाइज, प्योर अपॉन टोटल इनटू 100, इसी को बोलते हैं परसेंट प्योरिटी। और मेनली ये बाई मास होता है कि प्योर मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, वो उसकी परसेंट प्योरिटी होती है गाइज, ठीक है। अब देखो ये आपको ना जब वो रिएक्शंस दे रखी होती है ना, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट नहीं, मैंने खूब सारे क्वेश्चंस में से निकाल के लिखा है आपके लिए कि देखो जब मेटेलिक कार्बोनेट होगा ना, जैसे ऐसे लिखा हो कोई भी MCO3, जहाँ ये मेटेलिक कार्बोनेट हो गया, M फॉर मेटल, तो मेटेलिक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बाहर निकलता है, ठीक है। पर सोडियम से सीजियम कार्बोनेट, सोडियम सीडियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं ना तो वो मेटल कार्बोनेट ही बना रहता है, वो मेटल ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो थर्मल स्टेबल है गाइस। वैसे यदि Ag और Hg के कार्बोनेट को अपन हीट करते हैं, क्योंकि ये भी मेटल है, तो अपन यदि इनको हीट करते हैं तो CO2 O2 और मेटल बन जाता है, मेटल आइसोलेटेड हो जाता है गाइस, क्योंकि ये थर्मल अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है, जब रिएक्शन दे रखा होगा तो खुद से प्रोडक्ट बनाने होंगे अपने को, ठीक है ना। देखो रिमेन या अवशेष किसको बोलते हैं कि जितना टोटल बनाया अपने और उसमें से गैस को अपन सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे अपन गैस को घटा क्यों देंगे गाइस? क्योंकि देखो यदि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो गैस तो ना इवोपरेट होकर बाहर निकल जाती है ना, वो तो अपने पास प्राप्त नहीं होती है, तो गैस को अपन उसमें से कम कर देते हैं गाइस, ठीक है। अब देखो यूडियोमेट्री क्या होती है गाइस, देखो गैसेस हाइड्रोकार्बन के कंबंसन से, गैसेस हाइड्रोकार्बन के कंबंसन से अपने को उसका मोलिकुलर वेट फाइंड करना होता है, उसको बोलते हैं यूडियोमेट्री, ठीक है। अब देखो आपको ये बैलेंस हाइड्रोकार्बन कंबंसन की रिएक्शन है, ये याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? ये बार बार बोल बोल के याद करो, आप कैसे भी याद करो, पर ये याद रखनी है, ठीक है ना। वहाँ बैलेंस करने लग जाओगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप पहले से याद करके रखो। देखो CXHYOZ, देखो ये CX है, HY है और OZ है। जब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ना तो X + Y/4 - Z/2 तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉर्मेशन किसका होता है XCO2 + Y/2 H2O, ठीक है ना। ये X Y Z और ये नंबर है, ठीक है ना। यदि अपन ने ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ भी अपन ने ऐसे लिखा CH2O2, तो देखो X की वैल्यू कितनी आ गई 1, Y की वैल्यू 2 और Z की वैल्यू 2। अब इसको कंबेंशन करवाना पड़ेगा तो अपने को ये ऐड करके लिखना पड़ेगा। देखो X की वैल्यू कितनी लिखेंगे अपन, X को तो 1 लिखना, जितना X है उतना, तो X है। Y कितना है अपना 2, तो 2/4 माइनस कितना करना है Z, 2/2, ये इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही XCO2 बनेगा और Y/2 H2 बनेगा, ठीक है गाइस। यदि देखो इसमें तो ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन कर वाली हो तो ऐसे करना है CXHY + X + Y/2 O2 प्रोडक्ट बनाएगा XCO2 + Y/2 H2 होगा इस, ठीक है। अब देखो खूब सारी हाइड्रोकार्बन रिएक्शन में आपको ये भी दे रखा होता है कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे हो रही है, पर इस रिएक्शन में आपको पायरोगोल दिया हुआ है। तो पायरोगोल दिया गया है वो क्या करेगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उस केमिकल का यूज़ क्या है। तो 3 मेन केमिकल होते हैं गाइस, 3। देखो यदि ऑक्सीजन को अपने को एब्जॉर्ब करवाना है ना तो पायरागोल दे रखा होगा, उसका स्ट्रक्चर ये होता है गाइस, ठीक है ना। यदि CO2 को एब्जॉर्ब करवा रखा है तो आपको KOS दे रखा होगा, मतलब यदि ऐसे दे रखा है ना, ये रिएक्शन ऐसे प्रोसेस में आती है, लेकिन वहाँ पे कॉटन बीड है जो KOS से फुलफिल है, तो इसका मतलब हो गया कि CO2 को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो CO2 को तो अपन हटा ही देंगे, ठीक है गाइस। वैसे देखो यदि हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाना है तो या तो डिहाइड्रोजन AlCl3 से रिएक्शन करवा दिया, या अपन उसको हीट करवा के या कोल्ड करवा के बाहर निकाल देंगे गाइस, ठीक है। ये आपको याद है P = nRT, ये आपको तो गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है गाइस, इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वाली कंसेप्ट देखो गाइस। देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, ठीक है ना। अपन एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट को n फैक्टर से जब डिवाइड करते हैं तो अपने को इक्विवेलेंट वेट पता चलता है गाइस, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी एटम्स का वो वेट जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम और Ag के 108 ग्राम से रिएक्शन कर ले,
उसी को उस एटम का अपन इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं गाइस। अब आप बोलोगे एटॉमिक वेट तो अपने को दिया हुआ होता है, अपने पता भी कर लेते हैं, लेकिन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे गाइस। देखो एन फैक्टर, किसी भी आयंस दे रखा है आपको तो अपन उसकी वैलेंसी को एन फैक्टर मानेंगे। यदि अपने को आयनिक कंपाउंड दे रखा है ना, तो एन फैक्टर उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट अलग निकाल लेंगे और नेगेटिव का अलग निकाल लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे। तो मतलब पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का मोलिकुलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी या उसका एन फैक्टर, और ई नेगेटिव का, और उन दोनों को जोड़ देंगे। एसिड और बेस का कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर उनकी एसिडिटी या बेसिडिटी होती है, ठीक है, तो उनका लिए निकालेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, या फिर उस बेस एसिड है तो बेसिसिटी, ठीक है। सोल्ट का कैसे निकालते हैं, सोल्ट का निकालते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन कैटाइन और एनाइन, मतलब इनमें से किसी एक का ही लेते हैं, तो कैटाइन और एनाइन का टोटल चार्ज, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिएक्शन प्रोसेस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एक मोल रिएक्टेंट द्वारा एग्जॉस या एब्जॉर्ब किए गए जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मोल एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन और रिएक्शन प्रोसेस के दौरान उसका एन फैक्टर होता है गाइस, ठीक है। अब देखो ग्राम, तो अपन देख रहे थे गाइस ग्राम इक्विवेलेंट इसको डिनोट करते हैं अपन स्मॉल ई से, तो इसका मतलब हो गया मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मोल को कैसे निकालते हैं, मोल को निकालते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वैसे अपन ग्राम इक्विवेलेंट को निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। मोलिकुलर वेट की जगह अपन उसी इक्विवेलेंट वेट डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म। देखो कंसंट्रेशन टर्म अपन मेनली सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ को अपन यहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन टर्म में आप तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि जिसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा ना, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा गाइस, ठीक है ना। देखो अब अभी अपन जहाँ भी मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी है वहाँ 1 लिखा हो तो ये सोच लेना ये सोल्यूट का है, ठीक है ना। और यदि 2 लिखा हो तो मतलब सोलवेंट का है, और मतलब कुछ नहीं लिखा हो तो वो टोटल सॉल्यूशन का है, ठीक है। देखो परसेंट वेट क्या होता है, W1 अपॉन W इंटू 100, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट वॉल्यूम क्या होता है, V1 अपॉन V इंटू 100, ठीक है। वैसे परसेंट स्ट्रेंथ क्या होती है गाइस, W1 अपॉन V इंटू 100, ठीक है गाइस। जैसे अब बताओ मेरे को इन तीन में से टेम्परेचर पे कौन इफेक्ट करेगा, इसमें वॉल्यूम है तो ये भी करेगा, ये करेगा, ये टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करेगा गाइस, ठीक है। वैसे पीपीएम कंसंट्रेशन क्या होती है गाइस, W1 अपॉन W इंटू 10⁶ और V1 अपॉन V इंटू 10⁶, ये वॉल्यूम के टर्म्स में, ये वेट के टर्म्स में। हाइपर डाइल्यूशन होता है ना तब इनका यूज़ करते हैं, और ये मेडिसिन वगैरह में फॉर्मेशन में यूज़ आते हैं ये, ठीक है। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाली आती है, तो एक तो आती है मोलरिटी, एक आती है मोलरिटी, ठीक है। कैपिटल एम को कैसे डिनोट करते हैं गाइस, N1 अपॉन V लीटर, N1 का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, N1 अपॉन V लीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का मतलब स्मॉल m का मतलब N1 अपॉन W2 इंटू W2 इन kg, ठीक है ना। N1 का मतलब तो हो गया मोल ऑफ सोल्यूट, W2 का मतलब हो गया kg वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है गाइस। वैसे आता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आता है गाइस, E1 अपॉन V लीटर। ये क्या है, देखो मोलरिटी में तो N1 अपॉन V लीटर होता था, इसमें E1 अपॉन V लीटर होता है। ये होता है मोल ऑफ सोल्यूट, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन मोल फ्रिक्शन क्या होता है गाइस, देखो x से मतलब ए के मोल फ्रिक्शन कितने हो गए, ए के मोल फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि टोटल मोल्स में ए के कितना पार्टीशन आ गया, मतलब x इज इक्वल टू Na अपॉन एन टोटल या Na अपॉन Na प्लस एन बी। वैसे ही x भी इज इक्वल टू एन बी अपॉन Na प्लस एन बी, ठीक है। x ए और x बी का टोटल सम आएगा वो गाइस 1 आता है, ठीक है। वैसे देखो ये याद रखना कि जब नॉर्मलिटी और मोलरिटी को आपस में कनेक्शन बनाते हैं तो कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर गाइस, ठीक है ना। अब देखो इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं अपन, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, पता है आपने को गाइस। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट गाइस, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। अब देखते हैं लो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो वो, या कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें ना सेम ग्राम इक्विवेलेंट ही आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे आप याद रखना
अभी आप थोड़ा हाई लेवल पे देखोगे ना तो ऐसे समझ में आएगा आपको। यदि H2O कंपाउंड भी बन रहा है ना तो इसमें ये हो रहा है कि ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, तभी ये रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। वैसे ही देखो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, एसिड बेस की रिएक्शन होती है, उसमें एसिड का और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होता है गाइज, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कर लो यदि उनकी दोनों की वॉल्यूम सेम ना हो तो, ठीक है ना। कंपाउंड में E1 इक्वल टू E2 होता है, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। देखो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट पता है आपको, इसको अपन लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि अपन ने क्या लिखा था, नॉर्मलिटी क्या लिखा था, E1 अपॉन वॉल्यूम ही तो लिखा था, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना, E1 को लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है गाइस, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डाइल्यूशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अपन ने और वाटर ऐड कर दिया, उसी को तो डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें सोल्यूट कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, उन रिएक्शन को अपन बोलते हैं डाइल्यूशन रिएक्शन। अब देखो डाइल्यूशन रिएक्शन में तो N1 भी कांस्टेंट रहेगा, सोल्यूट के मोल भी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, और उसके ग्राम इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट ही रहते हैं गाइस। तो उसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2 कर सकते हैं, या N1V1 इक्वल टू N2V2 भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मोल कांस्टेंट ही रहते हैं डाइल्यूशन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ना अपन उसके ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट करते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2 करते हैं, ये हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में याद रखना अपन। एसिड और बेस हो आपस में, एसिड बेस को आपस में नहीं ऐड कर रहे, यहाँ एसिड या बेस को ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एम मिक्स वी मिक्स इक्वल टू होता है M1V1 प्लस M2V2, या फिर अपन एन मिक्स निकालना हो तो अपन कैसे निकाल लेंगे, एन मिक्स इंटू वी मिक्स इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, जहाँ तक भी चल रहा है वहाँ तक, ठीक है। पर यदि एसिड और बेस को आपस में एक साथ मिलवा दिया है तो मतलब तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही कुछ हो गया ना, तो उसमें क्या करेंगे अपन, एन मिक्स वी मिक्स इक्वल टू समेसन ऑफ एन इंटू वी ऑफ एसिड माइनस समेसन ऑफ N इंटू वी ऑफ बेस, मतलब ये जितने भी एसिड हैं उनके N1V1 प्लस N2V2 कर देंगे और उनको माइनस कर देंगे अपन N2V2 अपॉन N1V1 प्लस N2V2 ऑफ बेस, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है आप बोलोगे सर कि एसिड माइनस बेस क्यों, क्या बेस माइनस एसिड भी क्यों नहीं कर सकते थे, जिसकी कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा लगे उसमें से घटा देना, आपको रिजल्टेंट जो आएगा वो जिसकी ज़्यादा है उसका रिजल्टेंट आ जाएगा गाइस, क्योंकि सेम तो आपस में क्रॉस आउट कर देंगे। वी मिक्स या तो दिया होगा आपको, या फिर अपन ना टोटल वॉल्यूम को वी मिक्स बोल देंगे गाइस, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन किसकी, यदि आपको दे रखा है 1 मोलर और 1 मोलल दे रखा है ना, तो कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेट है, तो वो आप बता दोगे यहाँ पे कि जहाँ पे मोलरिटी दे रखी है ना वो ज़्यादा कंसंट्रेट है, ठीक है। वॉल्यूम उसी कंडीशन में वॉल्यूम है ना जो स्मॉल m की ज़्यादा आती है रेदर देन की मोलरिटी के गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मैंने मोल कंसेप्ट के जो भी इंपॉर्टेंट फंडे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे ना वो आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। आप इनको एक बार रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले याद करना, और फिर आप PYQ के थ्रू जाते हुए ना इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको सारा चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी गाइस, ठीक है ना। और मोल कंसेप्ट तो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, यहाँ ये जो कंसेप्ट है ना ये हर चैप्टर में यूज आते रहेंगे 12th एंड तक गाइस, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए गाइस, और आपको इनका जो नोट्स चाहिए PDF नोट्स चाहिए ना वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा गाइस, ठीक है। थैंक यू।